वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, मैं पहले ही बता देता हूँ, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। वन्य प्राणी का मतलब होता है जानवर, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे, और वन्य प्राणी यानी जानवर, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी पूरी दुनिया में 12 ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवरों की और पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है, और भारत उसमें से एक है, ठीक है। भारत में लगभग 47,000 से ज़्यादा पौधों की जातियाँ हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ 47,000 हैं, पौधों की जातियाँ हैं, और लगभग 15,000 से ज़्यादा फूलों की, फ्लावर जो होते हैं ना, उसकी जातियाँ हैं, जो कि पूरे विश्व का 6% है। भारत में लगभग 90,000 से ज़्यादा जानवर और मछली वगैरह की और समुद्री जीवों की जातियाँ पाई जाती है, ठीक है। 3 चीज़ें बताई हैं। ये देखो, पहले बता देता हूँ, ये नोट्स मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी है, तो यार नोट्स तो एक तरह से आप कॉपी कर लो, दिमाग के अंदर लर्न हो जाने चाहिए आप, ठीक है। कि 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, 47,000 से ज़्यादा पेड़ों की जातियाँ हैं, 15,000 से ज़्यादा फूलों की जो पूरे विश्व का 6% है, और 90,000 से ज़्यादा जानवरों वगैरह की और मछलियों वगैरह की जातियाँ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति बहुत आसान है। मैंने क्या बताया था? वनस्पति। वनस्पति का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? पेड़ पौधे। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, और प्राकृतिक यानी जो बिल्कुल प्राकृतिक में उगती हो, यानी वह पेड़ पौधे जो बिना किसी मानवीय प्रभाव के पैदा होते हैं, इसे अगत वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? जो बिना किसी मानव के इंटरफेरेंस के, मतलब बिना मानव के, मानव ने कुछ नहीं किया, बिना मानव के प्रभाव के जो उग जाते हैं, जो बिना बीज बोए, मतलब खुद ही उग जाते हैं। जैसे आपने जंगल वगैरह देखे होंगे, वो प्राकृतिक वनस्पति है, उसको किसी ने जाके बोया तो नहीं है, बीज तो नहीं डाले, वो खुद उग गए, तो ये प्राकृतिक वनस्पति होती है। और प्राकृतिक वनस्पति को हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। अब जो मैंने बता ही चुका हूँ, वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे, प्राणी जगत यानी जानवर, ठीक है। पेड़ पौधे और जीव जंतु के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे और जानवर के वितरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या जो जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या वो पहाड़ों में भी पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते ना। तो क्या क्या, कहाँ कहाँ पर, जैसे मान लो किन किन चीज़ों की वजह से ये जानवरों और पेड़ पौधों की जातियाँ अलग अलग होती है। सबसे पहले तो भूभाग, है ना। देखो, पर्वतों, पठार और मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वनस्पतियाँ तथा जानवर अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। पहले तो भूभाग, जमीन से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं ज़मीन की बात करूँ तो देखो, मैदान, तो उदाहरण के लिए अगर मैं मैदान का एग्जांपल दूं, तो देखो मैदान में अलग तरह की फसलें उगती हैं, और जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है उसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ उगती है। तो यानी भूभाग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे पर्वत पर अलग जानवर भी पाए जाते हैं और अलग पेड़ पौधे भी उगते हैं। मैदान में भी अलग पेड़ पौधे उगते हैं और अलग जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला भूभाग के कारण भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जातियाँ प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख के आना आपको, पर्वत में अलग टाइप के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और मैदान में अलग टाइप के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा। मिट्टी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि मान लो कपास है, कपास यानी रुई जो होती है, वो काली मिट्टी में उगती है। क्या आप उसको नॉर्मल मिट्टी में उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। तो विभिन्न स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। यानी कि जैसे कि चावल है, चावल आप क्या बंजर भूमि पे उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो मिट्टी के अलग होने से भी वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं बता दूँ, रेगिस्तान में रेत होती है, क्या रेत में आप सेब का पेड़ उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। तो सिंपल सीधी बात है, मिट्टी के अलग होने से भी वनस्पतियाँ अलग अलग होती है। तीसरा है टेम्परेचर के यानी तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। जैसे कि आपको पता है, तापमान के कारण भी वनस्पतियाँ अलग अलग पाई जाती है। जैसे हिमालय के पर्वतों में जहाँ ऊंची होती है, वहाँ पर सेब उगते हैं। क्या आप यहाँ पर सेब उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अलग है। तापमान के चेंज होने पर भी जो वनस्पतियाँ हैं वो चेंज होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि आप अगर मैं बोलूँ, जो गर्मी की फसल है वो आप वहाँ नहीं उगा सकते, जम्मू कश्मीर में नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है तापमान के कारण। तो यही है, तापमान के अलग होने के कारण भी वनस्पतियों में विविधता आती है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सूर्य के प्रकाश की अगर बात करें तो
जैसे कि मैं बताता हूँ, सूर्य के प्रकाश से भी वनस्पतियाँ तथा जानवर प्रभावित होते हैं। जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है वह अधिक घने पाए जाते हैं। आपने कभी नोटिस करा होगा कि कुछ जो जंगल होते हैं ना, जहाँ जो पहाड़ के ऊपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, जबकि जो नीचे वाले जंगल होते हैं वो इतने घने नहीं हो पाते, क्योंकि जो पहाड़ के ऊपर होते हैं ना उनको ज़्यादा धूप मिलती है और ज़्यादा सूर्य की रोशनी और सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से और बड़े ग्रो होते हैं। समझ रहे हो? तो इसी के कारण सूर्य के प्रकाश से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे आप नॉर्मली देख लो, अगर आप गांव वाले इलाकों में जाओगे ना तो नीचे की तरफ इतना कुछ नहीं होगा, पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं होगा, बट अगर पहाड़ की चढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घने पेड़ मिलेंगे। समझ रहे हो? तो सूर्य के प्रकाश के कारण भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा है वर्षण। वर्षण यानी बारिश। नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर बहुत अलग टाइप के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। और जहाँ कम होंगे और वहाँ पर जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पर बहुत नहीं पाएंगे जाएंगे इतने पौधे। जैसे एग्जाम्पल है आपका रेगिस्तान, या सॉरी राजस्थान। राजस्थान की बात करूँ और मेघालय की बात करूँ मैं, ठीक है। मेघालय और राजस्थान दोनों के पेड़ पौधों में और जानवरों में लाख गुना अंतर होगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में बारिश होती नहीं, वहाँ पर क्या उगते हैं? कैक्टस। समझ रहे हो? और मिज़ोरम में क्या है? मिज़ोरम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या उगते हैं? पेड़ पौधे घने होते हैं और वहाँ पर आप चावल उगा सकते हो, ठीक है। क्या आप राजस्थान में चावल उगा सकते हो? बिल्कुल नहीं उगा सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, वहाँ पर पानी ही नहीं है इतना। क्यों नहीं है पानी? क्योंकि बारिश ही नहीं होती वहाँ पर। तो बारिश के अलग होने से भी जानवरों और पेड़ पौधों का अलग, मतलब जानवर और पेड़ पौधे अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो जब आपको पता ही है तो याद ही कर लो। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से, इसकी मैं आपको बहुत मतलब इजी डेफिनेशन बताता हूँ। ये उन महंगे बच्चों के लिए है जो पेपर में बहुत बिल्कुल रट्टा लगा के जाते हैं, जिनसे रट्टा नहीं लगता। मैं उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? एक क्षेत्र के जानवर और पेड़ पौधे आपस में संबंधित होते हैं। आपको पता ही है, देखो जो पेड़ पौधे उनको क्या चाहिए? खाद। और खाद उनको कहाँ से मिलती है? जानवर से मिलती है। जो जानवर होते हैं, गाय वगैरह, उनको क्या चाहिए? अनाज, धान, और जो आप कह सकते हो चारा, वो उसे कहाँ मिलता है? पेड़ पौधे से। तो एक क्षेत्र के अंदर पादप और प्राणी आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और यही सारे जानवर वगैरह और पेड़ पौधे मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधे भी खाते हैं, ठीक है, हम भी खाद देते हैं। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं, हम जानवर भी खाते हैं, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है। सो पारिस्थितिक तंत्र इसे कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र दोबारा बता देता हूँ। एक क्षेत्र में पेड़ पौधे और जानवर आपस में भौतिक रूप से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और मनुष्य भी एक पारिस्थितिक तंत्र का एक मुख्य भाग है। अब बायोमी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बायोमी यानी जीवोम क्या होता है। एक और बात बता दूं यार, मेरा वैसे मैं इंग्लिश में नोट्स बनाता हूँ, बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी तो मैंने हिंदी में बनाई है। तो सपोर्ट करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना। अगर बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे भी हिंदी में वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही कम आपको यूट्यूब वगैरह पे मैटर मिल पाता है हिंदी का। इंग्लिश में तो बतेरे बनाते हैं, बट हिंदी में बहुत कम मिल पाता है। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे भी हिंदी में डालता रहूँगा। इंग्लिश में तो डालूंगा बट हिंदी में भी डालूंगा। ओके, जीवोम क्या होता है? बायोमी, धरातल एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियाँ जो एक एरिया में, ठीक है, ध्यान से सुनना, जीवोम क्या होता है? एक एरिया में जब विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां और प्राणी पाए जाते हैं और एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, तो इसको हम जीवोम कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे प्रकार के जीव जंतु होते हैं और कुछ ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो किसी एक एरिया में उगते हैं, जो कहीं और नहीं उगते, तो उसको हम जीवोम कह सकते हैं, बायोमी कह सकते हैं, ठीक है। धरातल का एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। धरातल यानी जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन पाए जाते हैं, और एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। समझ रहे हो? चलो, आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा हो। अब हम करेंगे वन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वन क्या होता है। जंगल,
जंगल ही कहते हैं वन को। अब वन जो जंगल होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, याद रखना ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का नहीं है, सीधा 6 नंबर का आएगा। चाहे इनमें से कुछ भी आ जाए, या आपको सबके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए दे दे, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लपेट लो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, नाम से ही आपको पता चल रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये ऐसे पहले वर्षा की बात हो रही है तो वर्षा की बात कर लेते हैं। इन वनों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, याद रखना। इन एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और इन वनों में पेड़ पौधों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे भी ज़्यादा होती है। आपको पता ही है जिस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, इसी की वजह से पेड़ों की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही में यहाँ पर जो वन होते हैं वो बहुत कम समय के लिए सूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश लगातार होती रहती है। देखो 3 पॉइंट तो आपको लगातार ऐसे याद हो गए, एक याद रखो, 2 फ्री। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ज़्यादा होती है इसलिए पेड़ों की ऊंचाई भी ज़्यादा होती है, और साथ ही में बारिश ज़्यादा होती है इसलिए सूखा भी कम समय के लिए पड़ता है। अब याद क्या रखना है आपको कि ये वाले वन जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट आपको पता है ना, हमारा भारत ऐसे वी शेप में जो नीचे वाले होते हैं ना, पश्चिमी घाट, ये वाला गुजरात की साइड में जो नीचे की तरफ जो आता है ना, तो वो पश्चिमी घाट, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लक्षद्वीप की बात करो, लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, कहाँ पर आइलैंड है ये बताओ, कौन से महासागर में या कौन से सागर में लक्षद्वीप पड़ता है? और अंडमान निकोबार भी कहीं पड़ता है पानी की जगह पे, उसका नाम बताओ पहले तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आता है तो। द्वीप समूह असम के ऊपरी भागों में, यानी असम वगैरह के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट पे भी सीमित है, यानी तमिलनाडु के तट में भी। अब देखो सिंपल सीधी बात है यार, बारिश कहाँ होगी? तटों पे ही होगी। तो तमिलनाडु के तट और असम में आपको पता ही असम के पहाड़ है वहाँ पर, तो पहाड़ के वहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होगी। अंडमान निकोबार भी पानी के बीचों बीच है। तो पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही में उत्तर भाग, असम का उत्तरी भाग और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। बहुत ईजी है, याद रखना। पश्चिमी घाट इस तरफ है, बारिश ज़्यादा होती है। अंडमान निकोबार पानी के अंदर है तो भी बारिश ज़्यादा होगी। असम के अंदर, असम के आसपास पहाड़ है इसलिए बारिश ज़्यादा होती है। और तमिलनाडु के तट की बात करें तो वो तट है तो वहाँ तो बारिश होनी है, पानी तो वहाँ ही है बहुत ज़्यादा। तो इन जो ये वन होते हैं ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी फसलें या कौन से पेड़ पौधे उगते हैं? तो कुछ वृक्ष हैं जिनके नाम मैंने बता रखे हैं, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना, ये याद रखना है आपको। इन वनों में ज़्यादातर हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाला गेंडा, याद रखना है। देखो कम से कम मैं 7-8 पॉइंट बता रहा हूँ, कम से कम 5 या 6 तो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इन वनों में ज़्यादातर हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाला गेंडा, चमगादड़। देखो हाथी तो पता ही है, जंगलों में हाथी तो रहते ही हैं। बंदर भी, लंबे लंबे पेड़ हैं तो बंदर भी होंगे, लेमूर भी होगा, एक सींग वाला गेंडा, ये याद रखना है। उष्णकटिबंधीय में एक सींग वाला गेंडा याद रखना है आपको। और रेंगने वाले कुछ जानवर भी होते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है और आपको पता ही है जहाँ बारिश होती है वहाँ रेंगने वाले जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। वृक्ष में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो बारिश बहुत होती रहती है, और पतझड़ कब होती है आपको पता ही है, जब सूखा पड़ता है थोड़ा। तो वृक्ष जहाँ पर बहुत कम समय के लिए सूखा पड़ता है, और फिर वृक्षों का या पेड़ पौधों का पता ही नहीं रहता कि कब उसमें पत्ते गिरेंगे या कब नहीं गिरेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वो सेकंड वाले जो वन है ना, ये देखो ये सेकंड वाला वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ेंगे हम। ये भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। आपके पास बुक है तो बुक खोल के सबसे पहले वो देखो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं, और इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। पॉइंट लिखवा रखे हैं, पॉइंट लर्न करके जाना। इन वनों में देखो पहले जो हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उसमें 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है। इसमें 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ठीक है। इसमें वर्षा उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, इसी की वजह से यहाँ पर जो वृक्ष के पतझड़ का टाइम होता है ना, वो 6 हफ्ते से 7 हफ्तों के बीच में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। 6 हफ्ते से 7 हफ्ते के बीच, 8 हफ्ते के बीच में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो। और हम उसको 2 प्रकार में किस
किस अकॉर्डिंग बांटेंगे, यानी किस बेस पे बांटेंगे, पानी के बेस पे, यानी बारिश के पानी के बेस पे। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो आर्द्र यानी नम पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। नाम देखो, नम पर्णपाती वन यानी नमी, नमी यानी पानी। तो इसमें देखो, इसमें ये जो पर्णपाती वन है, नम पर्णपाती वन है, इसमें इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पर नम पर्णपाती वनों में। और शुष्क वनों में कम होती, शुष्क नाम से पता चल रहा है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ओके, यहाँ पर सागौन इन वनों में के सबसे पहले हम अब ये थोड़ा सा डिफरेंस पानी वाला समझ आ गया, अब ये वाला पढ़ते हैं पहले। तो सागौन इन वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन एक तरह के पेड़ होते हैं, तो यहाँ पर सबसे मुख्य प्रजाति सागौन की पाई जाती है हमारे नम पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे वनों, ये ज़्यादातर ये वन कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बारिश ज़्यादा होती है। अब देखो बारिश कहाँ होती है। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, जो पूर्व के बाद से बंगाल वाला जो एरिया है उसमें, उत्तरी पूर्वी राज्य यानी हिमालय और हिमालय के जो नीचे वाले प्रदेश है ना, वहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाया जाता है। एक और बात बता दूँ, इतने सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 याद करके चले जाना, जैसे पूर्वी भागों में और उत्तरी पूर्वी राज्य और हिमालय। बस हिमालय के गिरिपथ होता है नीचे वाला एरिया, ठीक है, उस वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा याद मत करना, दिमाग ख़राब हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ पर ज़्यादातर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, बांस के, साल के, चंदन के, ठीक है, और आपके शहतूत के वृक्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यापारिक महत्वपूर्ण है, यानी बेचने के काम आते हैं। किसके, बांस के, बांस तो पता ही है ना आपको, बैम्बू जो होता है, साल, चंदन की जो लकड़ी होती है, और शहतूत खाने वाले जो वृक्ष होते हैं, तो उनका बिजनेस होता है ज़्यादातर इस एरिया में, उसका यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपने शुष्क वनों के बारे में, शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, इससे बहुत कम, पता ही चल रहा है आपको। ये वन ज़्यादातर प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय एरिया में ज़्यादातर जैसे यूपी, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैदान ही होंगे, कोई वन तो होगा नहीं, क्योंकि बारिश कम होती है, तो यहाँ पर मैदान वाले एरिया है ज़्यादातर। ओके, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे कृषि और पशुचारण होता है। ज़्यादातर एरिया में यहाँ पर देखो, जब जंगल होता है ना, जंगल में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर है ना चराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है जंगलों में, जहाँ बारिश ज़्यादा भी होती है, बट यहाँ पर बारिश कम होती है और ज़्यादातर घासें वगैरह होती है, तो इसी की वजह से यहाँ पर पशुचारक और कृषि वगैरह ज़्यादा होती है। हरियाणा, यूपी और बिहार में आपको पता ही है, कृषि बहुत ज़्यादा होती है। एंड इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि और पशुचारण होता है। इन जंगलों में शेर, हिरण, सूअर और हाथी पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जानवर पाए जाते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, जैसे विविध प्रकार के पक्षी और छिपकली और कछुए वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं।